तो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास का जो मॉडिफाइड रेशनलाइज पीडीएफ है हमारे एनसीईआरटी की 11th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का। उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेट्स। तो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है, शुरुआती आज का टॉपिक है सेट्स के बारे में कि व्हाट आर द सेट्स। क्योंकि अब आप जो मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हो, ये मैथमेटिक्स एक तरह से 10th क्लास की मैथमेटिक्स का एक्सटेंशन है। 10th क्लास की मैथमेटिक्स से अब आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करोगे। आप कुछ चीज़ें अब केवल सिर्फ मैथमेटिकली ही नहीं, उनके पीछे की थोड़ी थिंकिंग, उनके पीछे की फिलॉसफिकल, उनके पीछे का एक पूरा पर्सपेक्टिव आपको प्रिपेयर करना है। अब आपको सिर्फ इस तरह से नहीं पढ़ना है कि बस इतना पढ़ा दो, हमें फॉर्मूला बता दो कि हम बस किसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। नो, 11th क्लास की मैथमेटिक्स आपका रास्ता है। इंटरमीडिएट के आप पहले स्टेज पे आ चुके हो। इंटरमीडिएट मतलब किसका इंटरमीडिएट? हायर स्टडीज़ का इंटरमीडिएट। तो 10th तक आपकी अपनी बेसिक पढ़ाई चल रही थी और 12th के बाद आपकी हायर स्टडी होगी। तो जो 11th 12th हैं, ये बेसिक से उस हायर के बीच की एक फाउंडेशन है। और आपको मालूम है, किसी बिल्डिंग की भी फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होती है तो बिल्डिंग की मजबूती अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसी तरह से अगर हायर स्टडीज़ में आप जाओगे तो उससे पहले आपको इन 12th और 11th क्लास की ये जो फाउंडेशन है, इसको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अगर किसी तरह से आपको अंदर मैथ का डर है कि मैथ एक डरावना सब्जेक्ट है, मैथ में डर लगता है, मैथ में कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, प्रॉब्लम कैसे होंगे, समझ में नहीं आएगा, लोग कहते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आप आईआईटी का सपना देखते हैं, तो यहीं से आपको फाउंडेशन बनानी है। देखो बच्चों, मैथ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा विषय है। और इसको अगर आप प्यार से पढ़ोगे, इसके साथ एक जुड़ाव के साथ पढ़ोगे, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट आपके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे किसी तरह की एक प्री अजम्पशन के साथ इसको शुरू करोगे, करें ये तो कठिन होता ही है, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू स्टार्ट मैथमेटिक्स, स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। इवन अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी हुई किताबों में है। इंटरनेशनली ये किताब अक्लेम्ड है। भारत में तो खैर इसको अलग अलग तरह से लोग डील करते हैं, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एनसीईआरटी को एक्सेप्टेंस मिली है। कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस एनसीईआरटी की बुक उनकी लाइब्रेरी में रखी गई है, बिकॉज द एक्सपर्ट्स जिन्होंने इसको लिखा है, दे आर रियली बिग एक्सपर्ट्स। देखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शुरुआती देखिए। इन दीज डेज ऑफ conflict between ancient and modern studies, there must there must surely be something to be said for a study which did not begin with Pythagoras and will not end with Einstein, but is the oldest and the youngest. हार्डी जो थे, हार्डी के बारे में अगर मैं कहूँ तो हार्डी अपने ज़माने के एक बहुत बेहतरीन नंबर थ्योरेटिशियन थे, नंबर थ्योरी के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। और अगर आपने एक भारतीय गणितज्ञ रहे हैं रामानुजन, तो रामानुजन का अगर नाम सुना है तो प्रोफेसर हार्डी ने ही उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाया था। अब यहाँ पर इस लाइन के अंदर हार्डी ये कहना चाह रहे हैं कि गणित गणित एक ऐसा विषय है जो सिर्फ कुछ नाम के तहत ही नहीं है कि हम इसमें सिर्फ कुछ नाम के बाउंड ले लें कि भाई इन्होंने शुरू किया और इन तक पहुंचा है। दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज़ ए फार रीचिंग सब्जेक्ट है। इसकी इसकी सीमाओं की कोई कल्पना नहीं है। हम अगर इसके अंदर इसको समझ लें अच्छी तरह से, हम इसके साथ इनके नंबर्स के बारे में, इनके रूल्स के बारे में, इस सब्जेक्ट की डेप्थ को अगर हम जानना शुरू कर दें, तो हमारे सामने कोई भी बाउंडेशन नहीं रह जाएगी नॉलेज की। और जिन लोगों ने भी दुनिया को एक्सप्लोर किया है मैथमेटिक्स के थ्रू, वो भी इस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने कितना बढ़िया एक पहला चैप्टर में कौन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर ये व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने, अगर आपको लगता है कि साइंटिस्टों का जीवन बड़ा ही सरल होता है, तो आप कभी जॉर्ज कैंटोर की बायोग्राफी पढ़िए, उसके बारे में जो लिखा है उनको पढ़ेंगे। जॉर्ज कैंटोर ने अपने काम की वजह से बहुत कुछ झेला था। मतलब इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो अपोजिशन मिला था, बिकॉज ही वॉज बिलीवर ऑफ सम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर सेट थ्योरी जो डेवलप की थी। उस सेट थ्योरी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने एक तरह से हिकारत दी थी। लोगों ने इनको इनको मतलब
आप क्या कह सकते हो, इनको प्रॉब्लम क्रिएट की थी। जैसे क्रॉनिकर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बर्लिन के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो कंटूर हमेशा से चाहते थे कि वो प्रोफेसर बने बर्लिन की यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्रॉनिकर थे। तो क्रॉनिकर चूंकि कंटूर की फिलॉसफी को, उस मैथमेटिकल व्यू को नहीं वो उसको क्या कह सकते हो, उसको अप्रिशिएट करते थे, तो उन्होंने कभी भी कंटूर को, एक बहुत ही काबिल वैज्ञानिक मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी, कभी भी उनको उस यूनिवर्सिटी में पोजीशन नहीं दी। आप सोच सकते हैं राइवलरी किस तरह की थी लोगों के बीच में, जस्ट बिकॉज कंटूर वाज बिलीवर ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ थ्योरी। और अल्टीमेटली आगे जाकर के थ्योरी सही भी हुई। हार्डी जो थे, हार्डी आगे वाले समय में जब हार्डी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन बने, नंबर थ्योरेटिशियन बने, तो उन्होंने कंटूर का बचाव किया। कंटूर ने कहा कि हम, कंटूर ने एक पूरा नंबर का स्वर्ग बना दिया है। इतने रूल सेट थ्योरी और बहुत कुछ उन्होंने जो डेवलप किया था, उससे कोई भी गणितज्ञ दूर नहीं रह सकता। मतलब उन्होंने इनके काम को बहुत ज़्यादा क्लेम किया, लेकिन जब तक कंटूर रहे जीवित तब तक उनको बहुत ज़्यादा इसको झेलना पड़ा, इस सेट थ्योरी को डेवलप करने की, इसके रूल डेवलप करने की, क्योंकि फिलोसफिकली कई तरह के काउंटर इंट्यूटिव इस पे अपोजिशन हो रहे थे। तो ये कंटूर का जीवन एक बहुत ही संघर्ष वाला जीवन रहा अपने समय का, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ बिलीवर ऑफ सेट नंबर, सर्टेन काइंड ऑफ नंबर, सर्टेन काइंड ऑफ रेंज, इन सब की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही बेहतरीन ये, मतलब इसको देखते हुए मैं इसको अप्रिशिएट, इसीलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक एवर रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। कि किस तरह से एक हाई स्कूल पास बच्चे को सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ा रहे हो, जॉर्ज कंटूर की फ़ोटो दिखा रहे हो। मतलब दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड द इमेजिनेशन। आप और कोई किताब उठा लीजिए, आप कोई आईआईटी में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, उनकी किताब उठा, किसी किताब उठा लीजिए, किसी ने इन तरह के लोगों के वो फोटो नहीं देते हैं। मतलब मतलब I can't say anything more. Okay, let us move to the first part, introduction. The concept of set serves as a fundamental part of the present day mathematics. बिल्कुल modern day mathematics में, चाहे आप ग्रुप थ्योरी की आगे बात करें, चाहे मैनीफोल्ड्स की बात करें, चाहे आप और भी जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बात करें, उसमें भी हम एक लिमिट तक हम सेट थ्योरी को यूज करते हैं। ग्राम थ्योरी की बात करें, टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कैन यू बिलीव दैट एक ज़माने में सेट थ्योरी के लिए एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा परेशान किया गया था, आज वो सेट थ्योरी लगभग मैथमेटिक्स के हर जगह पे यूज होती है। कितनी फार रीचिंग ये थी। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ग्रुप थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा ना खड़ा होता अगर हम रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी रिलेशन ये सब ना जान रहे होते। द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री, अगेन ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, सीरीज, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। बिना सेट के आप नहीं इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। द थ्योरी ऑफ सेट वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटूर। जॉर्ज कंटूर ने इसको डेवलप किया था। ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीजेस। तो इस तक पहुंचे थे। तो खैर ये तो एक हिस्टोरिकल बात हो गई, किस तरह से वो साइन कॉस सीरीज की, इवन आयलर के काम पे काम कर रहे थे, तो वहाँ से वो इस आइडिया तक पहुंचे थे। सो in this chapter we will discuss some basic definitions and operations involving sets. हम कुछ बिल्कुल शुरुआती चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, समझते जाइएगा क्या है सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस। ओके, सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस, कैसे हम सेट्स होते क्या है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो आइडिया बहुत ही सिंपल है। जैसे आप अब एक ऐप चलता है Team11 करके ना, एक आप आता है Dream11 करके एक ऐप है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम क्रिकेटर्स चुनते हैं, एक टीम बनाते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह क्रिकेटर को एक डोमेन में रख रहे होते हैं। या आपने जैसे आपके पास फ़ोन है, फ़ोन के अंदर आपने एक फोल्डर बना रखा, अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपको गाने सुनने अच्छे लगते हैं, म्यूजिक अच्छा लगता है, आपके कुछ चुनिंदा गाने हैं, तो आपने उनको एक सीक्वेंस में सजा रखा है। प्लेलिस्ट आपके पास बनी है, आपके म्यूजिक ऐप में एक प्लेलिस्ट बनी है। अब उस प्लेलिस्ट में आपने इस बात का ध्यान रखा है कौन सा गाना पहले बजेगा, कौन सा आखिरी में बजेगा, कौन सा लूप में रहेगा, ये सब कुछ आपने एक बना रखा है। तो वो जो प्लेलिस्ट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेट।
एक सेट है। या आपने अपनी आपने जहाँ पढ़ाई करते हो, आपने जहाँ रैक है, उस रैक के अंदर आपने ऐसे बना रखा है कि इस सेक्शंस के अंदर मैथ की किताबें हैं, यहाँ पर कुछ साइंस फिक्शन जो आप पढ़ते हो उसकी किताबें हैं, तो वो है। आपने अपने लैपटॉप में एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसमें आप अपनी पसंदीदा मूवीज़ रखते हो, पसंदीदा आइटम्स, फ़ोटोग्राफ रखते हो। आपने घर के फ़ोटोग्राफ, पेरेंट्स के फ़ोटोग्राफ, दोस्तों के फ़ोटोग्राफ, इनके अलग अलग फ़ोल्डर बना रखे हैं। दैट इज़ अ काइंड ऑफ सेट स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, सच एज पैक ऑफ कार्ड, ठीक है, अ क्राउड ऑफ पीपल, a cricket team, etc. In mathematics also we come across collections, for example, of natural numbers. We get a collection of points, we get a collection of prime number, etc. And more specifically we examine the following collections. तो इस तरह से हम बहुत सारे collections इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। लाइक वी हैव ए कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हमने कलेक्शन की बात की, जो हम ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हैं, तो हमारे पास ये कलेक्शन आ गया, एक 10 से कम है। ऐसे ही हमने कहा कि हमने एक जगह पर टेबल बनाई कि रिवर ऑफ इंडिया, जितनी रिवर्स है नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ी, जितनी रिवर्स आती है उनका एक कलेक्शन आप ले लीजिए। ऐसे ही आप कहोगे द वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वॉवल कौन कौन से, AEIOU, उसका एक कलेक्शन हो गया। अलग अलग तरह के ट्रायंगल, अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स, जितने तरह के आपने पढ़े हैं थ्योरम्स के फॉर्म में, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। या हमने कह दिया कि 210 का प्राइम फैक्टर कौन कौन हो सकता है, डिविजिबिलिटी की बेसिस पर 2 3 5 7 देख लिया। हमने देखा कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब एक्स की वो वैल्यू, वो दो वैल्यू जिनको रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो हमने कैलकुलेट करी, तो 2 और 3 हो गए, ये हमारे दो एलिमेंट हो गए। तो इस तरह से हम सेट्स यूज करते रहते हैं। चाहे मैथमेटिक्स में हम कहें तो उसमें थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर तरीके से बताएंगे, बट वैसे भी हम इसको यूज करते हैं। सो वी नोट दैट ईच ऑफ अबव एग्जाम्पल इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल आपको कोई डिलेमा नहीं है इसके में कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। अगर वॉवल की बात है तो आपको मालूम है कि AEIOU की बात हो रही है, या आप मतलब जो भी आपके अंदर है, क्रिकेट टीम के अंदर बेस्ट प्लेयर्स की बात करें तो आपको मालूम है। सो इसी तरह से द सेंस दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। तो अगर हमारे पास वेल डिफाइंड सेट है तो हमें मालूम है कि उसके अंदर एलिमेंट कैसे होने चाहिए। सपोज आपने कहा कि हमने कहा इंडिया की नदियों का, नॉर्थ से साउथ की तरफ इंडिया की जो नदियां हैं उनका एक कलेक्शन बनाओ, तो आप कलेक्ट कर रहे हो। अच्छा, उस कलेक्ट में आपको मालूम है कि आपको अमेजन नहीं लिखना है, क्योंकि अमेजन इंडिया की नदी नहीं, आपको नील नदी नहीं लिखना है, आपको येलो रिवर नहीं लिखना है, सांगपो वगैरह जो चीन और अलग अलग ये रिवर्स चूँकि इंडिया के बाहर है तो इनको आप नहीं लिख सकते हो। तो आपको बिल्कुल मेंटली क्लियर हो कि हमारा सेट किस तरह का है और हम उसमें किस चीज़ को लिख सकते हैं। For example, we can say that the river Nile does not belong to the collection of the river of India. Definitely Nile is मिस्र की है, वो अफ्रीकन पेनिनसुला में फ्लो करने वाली नदी है, तो आपके लिए वो नहीं है। On the other hand, the river Ganga does belong to this collection definitely, because Ganga is very important river of India. So अब आपके पास क्या है, we give below of more example of set under particularly in the mathematics। तो अगर मैथमेटिक्स, अब ये तो हमने एक जनरल से बात कर दी कि वी हैव ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, वी हैव ए कलेक्शन ऑफ रिवर्स, वी हैव ए कलेक्शन ऑफ क्रिकेट बैट्समैन या बॉलर या फील्डर्स, गुड ऑलराउंडर्स। बट नाउ जस्ट लेट मी थिंक अबाउट मोर मैथमेटिकली। तो जैसे आपने कहा ये कैपिटल एन इज सिंबल ऑफ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। कैपिटल जेड क्या है, जेड इज द सेट ऑफ ऑल द integers. Q is the set of all rational numbers. I hope you know these words. What do you mean by natural number? What are the integers? What are the rational number? अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भूला सा है, तो पहले तो बात है आप इसको प्रयास करिए 9th 10th की बुक से एक बार फिर से रिवाइव करने का। अदरवाइज आगे जब हम और अच्छे से और
पर्टिकुलरली और इन चीज़ों को बार बार इनकाउंटर करेंगे, कुछ रिलेशंस पढ़ना शुरू करेंगे, देन वी विल री स्टार्ट, मतलब इसको हम फिर से आपको रीडिफाइन कर भी देंगे वहाँ पर। तो R है सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, Z प्लस इज द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, Q प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड R प्लस इज द पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये कुछ नोटेशंस हैं जिनको कि हमें यूज करना है आने वाले समय में, इसलिए हमने यहाँ पर उनके बारे में एक बहुत ही ब्रीफ में चर्चा कर दी। अब देखिए, द सिंबल्स फॉर द स्पेशल सेट गिवन बिलो विल बी रिफर्ड टू थ्रू आउट दिस टेक्स्ट। ठीक है, जो सिंबल्स हम लोग यूज करें, R प्लस, कैपिटल R प्लस, Q प्लस, N, Z, ये सब हम लोग इस बुक में यूज करेंगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, अगेन द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ मैथमेटिशियन एज मोस्ट रिनाउंड मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डेफिनेटली, अब देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमने कहा इस एग्जाम्पल के हिसाब से आप मतलब दुनिया के कुछ 5 बड़े वैज्ञानिक मैथमेटिशियंस के नाम आप बताइए। अब दिक्कत क्या है, हो सकता है कि मैं इसके अंदर रामानुजन का नाम लूं, बट यूएस में कोई व्यक्ति बैठा है वो ना ले, या यूके में कोई व्यक्ति बैठा है वो ना ले। मैं इसके अंदर बारहमीर मतलब जो एंशियंट वाले लोग उनकी बात करूं, या मैं इसमें किसी केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के किसी शंकर मैथमेटिशियन उनका नाम लूँ, तो मे बी लोग कहते नहीं, तो इनको तो हम जानते ही नहीं हैं, सो आई डोंट थिंक दो दैट कि ये ग्रेटेस्ट रनआउट मैथमेटिशियन होंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो परिभाषा है सेट को बनाने के लिए, जो डेफिनेशन होनी चाहिए, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। ऐसी हो कि उस हम भी जब सोचें तो उसी तरह के एलिमेंट मिले, और जब आप सोचें तो भी उसी तरह के एलिमेंट मिले, है ना। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ठीक है अपनी पसंद, आप सोचो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स, 5 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स के नाम लिखिए। अब आप चूँकि इंडिया के हो तो आपने इंडियन क्रिकेटर्स को उसमें डालना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो तेंदुलकर को चलो मान लिया, पर वो गांगुली को नहीं रख रहे हैं, या वो अपने पॉइंटिंग को और स्मिथ वगैरह को रख रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही डिबेटेड सा टॉपिक हो जाता है। सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो इस तरह से जहाँ डेलिमा सी होती है, बहस के ओपन एंडेड से होते हैं, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो वी से दैट अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब सेट की एक पहली परिभाषा निकल के आती है। दिस इज द फर्स्ट, आई वुड से द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर कि सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। प्लीज़ यहाँ पर इस वेल डिफाइंड वर्ड को आप एकदम से हाईलाइट कर लें। वेल डिफाइंड का मतलब होता है देयर मस्ट बी नो डिबेट। जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट क्रिकेटर की सेट बनाओ, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन का सेट बनाओ, नो, थिंग्स मस्ट बी वेरी क्लियर, थिंग्स मस्ट बी वेरी क्लियर। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कुछ भी मतलब ऐसे नंबर लिखो जो 100 को डिवाइड करें, जिनसे 100 डिवाइड हो जाए, 2 है, 5 है, 10, इस तरह से आप 25 मतलब नंबर आप उसको लिखिए। तो ये वेल डिफाइंड है, जो भी कोई जाएगा और वो मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से वही नंबरों को पाएगा। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। अब आखिर में हमारे पास फॉलोइंग पॉइंट्स क्या हैं, जरा नोट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म। हमने कहा सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। सेट के अंदर हमने कहा ना कि आपने 5 रसेदार फल का एक सेट बनाया, तो मान लीजिए आपने उसमें संतरा, मौसमी, ड्रैगन फ्रूट और ऐसे आपने 5 रसेदार, नींबू, ये सब कुछ ऐसे कुछ आपने सेट बना दिए। अब आप उन फलों को या उन एलिमेंट्स, उनको एलिमेंट्स कह रहे हो, उनको ऑब्जेक्ट कह रहे हो, उनको मेंबर कह रहे हो, कह सकते हो। ये सब पर्यायवाची हैं, ये सारे नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। ओके, नोटेड। हम सेट लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स में यूज करेंगे। एंड द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर सेपरेटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी। ओके, तो जो सेट से हमने कहा एक सेट है, तो सेट को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, एक्स वाई जेड जो भी हो कैपिटल से लिखेंगे। और हमने कहा उस सेट के अंदर एलिमेंट ए बी सी है, तो जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, हमको उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी कैन से ए बिलोंग टू ए। अब ये कहने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास कोई सेट है, उस सेट के अंदर ए एलिमेंट है, उसको हम कहेंगे एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग टू
कैपिटल है। जैसे मान लो आपने लिखा है आपने लिखा है कि हमारी एक फैमिली है, आपकी फैमिली है, तो उसको आपने एफ लिखा। उस फैमिली के अंदर आपकी मदर है तो मान लीजिए स्मॉल एम कह दे, आपके फादर है स्मॉल एफ कह दे, आपका ब्रदर है स्मॉल बी कह दिया, आपकी सिस्टर है स्मॉल एस कह दिया, इस तरह से। तो फैमिली इज एफ इज द सेट, द बिगर सेट। ओके, एम एफ बी एस दे आर द एलिमेंट्स। अब एम यानी कि आपकी जो मदर है किसको बिलोंग कर रही है, आपकी फैमिली को, तो आपने लिखा ए बिलोंग्स टू ए। इस तरह से आप लिखोगे एम बिलोंग्स टू एफ बिकॉज एम इज द एलिमेंट ऑफ फैमिली सेट एफ। सो विद अ ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन is used to denote the phrase belong to। तो जैसे आप कह रहे हो कि मदर belongs to F, मदर बिलोंग टू द फैमिली सेट, मतलब जो फैमिली के लिए सेट बनाया है मदर बिलोंग टू द एफ, तो इसका मतलब है माता जी आपके परिवार का एक हिस्सा है। एफ अगर सेट है तो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है या मेंबर है, ऐसे आप इसको लिख रहे हो। तो याद रखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट होके आ रहा है कि आपके पास सिंबल क्या है, इस सिंबल को याद रखो। ये जो एप्सिलॉन इज द सिंबल, एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन जो भी आप कह सकते हो, ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग टू। तो एप्सिलॉन मतलब होता है बिलोंग टू, दस वी राइट ए बिलोंग टू इट। ओके, अगर B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A वी वुड राइट B नॉट बिलोंग टू A। तो डेफिनेटली बात है अगर ये सिंबल जो है एप्सिलॉन सिंबल बिलोंगनेस का है तो आप क्या करो, इस एप्सिलॉन पे कट लगा दो। जैसे आपने एप्सिलॉन पे कट लगाया ऑटोमेटिकली इसका मतलब वो बिलोंग नहीं कर रहा है। वेरी ऑब्वियस थिंग, बट छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो फिर जब इसके टर्म में कुछ लिखा जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो बी डज नॉट बिलोंग टू ए। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए मतलब एप्सिलॉन कट कर दो, बिलोंग टू ए मतलब एप्सिलॉन आपको वहां पे लगा देना है। ओके, thus in the set V of vowel in the English alphabet A belong to V, definitely A E I O U होता है, B नहीं होता है, तो B not belong to vowel set। in the set P of prime factor 33 is function of P but 15 is not belong to P, obvious सी बात है। so there are two methods to represent a set, एक होता है roster at tabular form, एक होता है set builder form। okay, now अब जब हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं अपने सेट को तो हम उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, हम उसको कॉपी में कैसे लिखेंगे तो कोई समझ जाए कि हाँ हमने लिखा क्या है। तो दो तरीके हमारे पास, एक तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का तरीका होता है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका होता है। चलो सबसे पहले सबसे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म में। सो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इंक्लोज विद इन द ब्रेसेस दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप पहले तो जितने एलिमेंट है, जैसे अगर हम पिछले अपने एग्जाम्पल को लेके चले, हम और कुछ ना लें बाहर इधर उधर का, हमने कहा हमारे पास फैमिली एक सेट है, उसके अंदर मदर फादर ब्रदर सिस्टर ये सब उसके मेंबर हैं, एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करो, अगर आप रोस्टर मेथड से इस एफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसे लिखो एफ, एक ब्रेस ये लगा दो, एक ब्रेस ये लगा दो। तो मिडिल टाइप ऑफ ब्रैकेट इसे कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ये कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट ये कहते हैं, लार्ज ब्रैकेट इसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये ब्रेसेस लगा दिए, स्मॉल ब्रेसेस लगा दिए। सो फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, 7 से छोटे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें, सो डिस्क्राइब इन रोस्टर फ्रॉम 2 4 6। Some more examples of representing a set in the roster form are given below। चलिए फिर आगे क्या क्या है जरा देख लेते हैं, कौन कौन से और भी तरीके दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में। देखिए पहला इस चैप्टर का बॉक्स हमारे सामने आ गया है। बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी में बहुत ही स्पेसिफाइड तरीके से लिखे गए हैं। और हमेशा याद रखो नथिंग इज यूजलेस इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी बेकार का है ही नहीं। एवरी लाइन, एवरी बॉक्स, एवरी पैराग्राफ, एवरी एग्जाम्पल, एवरी सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एवरी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज अलाइन अलॉन्ग द कंसेप्ट बिल्डिंग रूट। जिन लोगों ने भी इसको लिखा है उन्होंने किताब मोटी करने के लिए, फ़ायदा कमाने के लिए, या अपना नाम दुनिया में फैलाने के लिए, या मार्केट करने के लिए, या स्टार्टअप शुरू करने के लिए उन्होंने इसको नहीं लिखा है। ऑल दोज पर्सन्स आर वेरी ब्रिलियंट, वेरी
मतलब एक तरह से कह सकते हो कि प्रोफाउंड थिंकिंग वाले लोग हैं, जो गहराई से सोच करके चीज़ों को लंबे स्तर पर देख सकते हैं। तो हो सकता है कल को आपको बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे एनसीईआरटी में ये खराबी है, वो खराबी है। संभवतः वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं या खुद जूझ रहे हैं समझ से, तो इसलिए वो उसको खराब कह रहे हैं। बट एनसीईआरटी इज जेम, आपको इसमें कुछ भी यूजलेस नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज टू द पॉइंट एज पर द आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से। पेडागॉगी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, so in the roster form the order in which elements are listed is immaterial. Okay, now this is the point, think about it. जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक सपोज हमारे पास एक मैं क्या कहूँ, एक सेट है कैबिनेट। हमारे यहाँ जो मंत्री लोग हैं, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो पोस्ट हैं उनका हमने एक सेट बनाया। जैसे आप गवर्नमेंट में राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद उसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, इस तरह से लोग होते हैं। लेकिन आपको शायद मालूम हो कि इनकी एक मतलब हायरार्की भी होती है कि सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे पोस्ट वाइज सबसे सीनियर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन है, प्राइम प्रेसिडेंट होता है, फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और फिर उसके बाद उनके बाद के लोग होते हैं। मतलब आप जितना लेना चाहें कैबिनेट इस हिसाब से। तो ये जो एक क्या कहते हैं वरीयता क्रम है, जो हायरार्की है, इसको आप फॉलो अगर कर रहे हो, आप कर भी सकते हो। तो आपने कैसे लिखा, पहले सबसे बड़ी पोस्ट वाले को लिखा प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। आपने ध्यान रखा ना कि कौन किसके आगे आना चाहिए, कौन किसके पीछे होना चाहिए, क्योंकि हायरार्की ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। लेकिन जब आप रोस्टर फॉर्म लिख रहे होते हो, रोस्टर फॉर्म में, तो आपके लिए ये एलिमेंट्स आर लिस्टेड इमटेरियल। एलिमेंट कि आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता। जैसे अभी मैंने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था फैमिली के बारे में, तो आपने कहा फैमिली, तो फैमिली में आपने आगे मदर को रखा है, फिर फादर को रखा है, फिर सिस्टर को रखा है, फिर ब्रदर को रखा है, या आपने ऐसे लिखा फादर रखा है, मदर रखा है, ब्रदर रखा है, सिस्टर रखा है, या आपने ब्रदर रखा है, सिस्टर रखा है, मदर रखा है, फादर रखा है, कुछ भी रखो। इंपॉर्टेंट यह है कि घर के सारे मेंबर इसके अंदर होने चाहिए और उनके बीच में कॉमा होना चाहिए, और इस तरह के ब्रेसेस होने चाहिए मिडिल वाले। बस इमटेरियल है भाई। यहाँ ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि पिताजी का नाम माताजी से आगे आना चाहिए, भाई का नाम बहन से पीछे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट इज द रोस्टर फॉर्म में ऐसा होता है। ओके, सो दस द अबव सेट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, अब हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ भी, सीरीज का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे द सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स, सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, अभी जिस क्रम में अल्फ़ाबेट में आते हैं उसी में लगे हुए हैं। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज 135। द डॉट्स टेल अस दैट लिस्ट ऑफ ऑड नंबर कंटिन्यू इंडिफिनिटली। जैसे यहाँ डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब है चलता रहेगा, 5 7 9 11 इस तरह करते 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 जब तक चाहो तब तक चलता रहेगा। अच्छा, दूसरा बॉक्स आता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस बॉक्स से हमें क्या पता चला, इस बॉक्स से पता चला कि क्रम का कोई महत्व नहीं है। रोस्टर फॉर्म में क्रम का कोई महत्व नहीं है, आप किसी भी क्रम में रख सकते हैं एलिमेंट्स को। दूसरा बॉक्स क्या कहता है, इट मे बी नोटेड दैट वाइल राइटिंग द सेट इन द रोस्टर फॉर्म an element is not generally repeated, that is all the elements are taken as distinct। अच्छा, तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग वर्ड स्कूल। स्कूल को देखो, स्कूल वर्ड के अंदर ओ जो है वो डबल है, ओ 2 बार आया है। अब वो स्पेलिंग स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें हमको ओ 2 बार लिखना होगा। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम उन नंबर्स, उन लेटर्स का एक सेट बनाए जिन लेटर्स को यूज करके हम स्कूल स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो आपके पास एस को, आपको एस यूज करना है, आपको सी यूज करना है, आपको एच यूज करना है, आपको ओ यूज करना है, आपको एल यूज करना है। तो स्कूल लिखने के लिए हमें ये 5 लेटर्स चाहिए। हाँ ठीक है, स्पेलिंग लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के हिसाब से ओ को 2 बार आना चाहिए, तो कोई बात नहीं। अब ये नहीं कि 2 को हमने
ओ को हम 2 बार यूज करने वाले हैं तो अपने सेट में भी हम 2 बार ओ लिखें? नो, क्योंकि हमारा सेट है उन लेटर्स का कलेक्शन जिनसे स्कूल वर्ड लिखा जा सकता है। अब आप उसमें ओ 2 बार यूज कर रहे हो कि एच 2 बार यूज कर रहे हो कि सी 2 बार यूज कर रहे हो, वो तो इंग्लिश स्पेलिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने लिंग्विस्टिक जो लोग हैं उनकी बात हो गई ना। हमारे लिए तो भैया ये 4-5 लेटर्स हैं, इन्हीं में से इन्हीं को यूज करके स्कूल बना देंगे। हाँ, किसी को रिपीट करना चाहो कर लो। अब चूंकि रोस्टर मेथड है तो हम इसमें अल्फ़ाबेट के ये जो लेटर्स हैं इनका अल्फ़ाबेट्स के हम ऑर्डर को भी नहीं रखेंगे भाई, चाहे एस लिखो पहले चाहे एच लिखो, कोई भी 5 यही आपको काम के हैं। सो हेयर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स हैज़ नो रिलेवेंस, कोई आवश्यकता नहीं। तो पहले बॉक्स से हमने ये पढ़ा कि भाई हमारे पास क्रम का कोई मतलब नहीं है, क्रम कोई भी रखो, कोई इशू नहीं है। और दूसरा है कि हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको कतई रिपीट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने दूसरे रोस्टर मेथड के बाद दूसरा है इन द सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside of the set। अच्छा, सेट बिल्डर्स में हम क्या कहते हैं, हम इस तरह से अपने एलिमेंट्स को चुनते हैं कि उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जितने हो उनमें सब में एक कॉमन बिहेवियर होना चाहिए। जैसे अगर हम थोड़ा सा प्रोफाउंड इसकी प्रोफाउंडनेस थोड़ा सा अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द सेट AEIOU all the elements possess a common property। कैसे common property है? name each of them is vowel in the English alphabet and no other letter possess this property। तो set builder form में हम क्या लिखते हैं? तो set builder form में हम ये कह रहे होते हैं कि हम ऐसे एलिमेंट को चुनते हैं जिन सभी एलिमेंट में हम कोई गुण बता सकें। जैसे आपने अपने घर के 5 लोगों का नाम, आपने अपने मामा के मतलब ममेरे भाई, मौसेरे भाई, फुफेरे भाई, सभी भाइयों को आपने उसमें रख लिया है। तो अब उन सभी लोगों में क्या कॉमन है कि वो सब आपके भाई लगते हैं, आप सबके भाईजान हैं। तो इस तरह से क्या प्रॉपर्टी कॉमन है उन सब में? दे ऑल आर योर ब्रदर फ्रॉम मामा के साइड, फूफा के साइड, चाचा के साइड, जो भी है। तो अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ लिखेंगे। देखो अब हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर AEIOU है, तो AEIOU ये क्या है? ये वॉवल्स हैं जो कि किसी सेट किसी इंग्लिश में जो वॉवल्स यूज होते हैं ये वो हैं, बस यही 5 है, छठा कोई नहीं है। तो ये उनकी खास बात है कि वॉवल्स का सेट है। तो अब आप लिखो कैसे? अब यहाँ आप वर्बली ये लिखोगे वी इज वॉट एक्स, अब यहाँ एक्स डबल डॉट। अब डबल डॉट क्या मतलब है हम पढ़ेंगे, सच दैट होता है इसका मतलब। तो इसका क्या मतलब इसका मतलब क्या है? सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर आप कहोगे सर एक्स तो वॉवेल होता नहीं है, एक्स वॉवेल तो AEIOU होते हैं। तो हम कह रहे हैं एक्स कोई एलिमेंट है। अब ये एक्स क्या हो सकता है? ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है। ओके, शर्त क्या है? एक्स मस्ट बी वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट स्ट्रक्चर में जो वॉवेल होते हैं उसको एक्स होना है। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होते हैं, हम लिखते हैं इस तरह से। अब देखो, इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग अ सिंबल एक्स। तो एक्स इज जस्ट अ सिंबल, कोई भी सिंबल चूज कर सकते हैं। एनी अदर सिंबल लाइक वाई जेड कुड बी यूज्ड विच इज फॉलोड बाय द कोलन। एक कोलन, ये जो डबल डॉट है कोलन कहलाता है। आफ्टर द साइन ऑफ कोलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड द इंक्लोज होल डिस्क्रिप्शन विद इन द ब्रेसेस। तो आप यहाँ लिखते हो, जैसे आपने सोचो आपने अपने फैमिली के बारे में लिखा, तो आपने कहा एफ इज सेट। अब आपने कुछ सिंबल चूज कर लिया, ए मतलब इसमें ए एलिमेंट होंगे, सच दैट ए आर मेंबर ऑफ माई फैमिली। अब भाई यहाँ पर अब फैमिली कितनी बड़ी आप मान रहे हो, बट हम ये कह रहे हैं कि जो एक साथ रह रहे हो, आपके माता पिता भाई बहन, उसको अगर आप कह रहे हो तो ये क्या हो जाएगा?
ए क्या हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो कि मेरी फैमिली के हिस्से हों। तो अब ए की जगह, तो इसका मतलब है आप अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लोगे तो इसके अंदर आपकी माताजी, पिताजी, भाई, बहन, ये सब आपके अंदर उस सेट में आ जाएंगे। तो यहाँ हम सबके नाम नहीं लिख रहे, हमने शर्त लिख दी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम वो कंडीशन लिख देते हैं, हमने कंडीशन लिख दी, मस्ट बी मेंबर ऑफ माई फैमिली, दैट्स इट। So the above description of set V is read as the set of all x such that x is vowel of the इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कैसे हमने इसको पढ़ा, इसको x जो कोलन होता है इसको सच डैट पढ़ते हैं। इन दिस डिस्क्रिप्शन द ब्रेसेस स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल, द कोलन स्टैंड फॉर सच दैट। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब जो ब्रैकेट है ये सभी मेंबर्स के लिए है, तो सेट ऑफ ऑल ऐसे पढ़ोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स। तो ब्रैकेट को हम क्या पढ़ेंगे, ब्रैकेट को पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑल। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, ये 2 ब्रैकेट लगे हैं, तो हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए आर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है, इसे ए एक्स कोलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन एक्स मोर देन 10। इसको कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल, जो ब्रैकेट है उसको पढ़ा गया सेट ऑफ ऑल। अब सच द एक्स सच दैट, कोलन को पढ़ा सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 3 and 10। देखो x की जो मौजूदगी है वो 10 से कम, 3 से ज़्यादा है, मतलब 3 और 10 के बीच में। हैंस द नंबर 4, 5, 6, 7, 8 आर द एलिमेंट ऑफ द ए। ठीक है, 10 से छोटा, 3 से बड़ा, कौन कौन से नेचुरल नंबर हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से छोटे और 3 से बड़ा, इस तरह से। ठीक है, तो बस अब आखिर के 2 और समझ जाते हैं यहाँ पर। सो इफ वी डिनोट द सेट्स डिस्क्राइबिंग इन ए बी सी अबव इन द रोस्टर फॉर्म, सो ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन ए बी सी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सेल बिल्डर फॉर्म एज फॉलोज। तो अब कहाँ लिखा है, इफ वी डिनोट द सेट डिस्क्राइब इन ए, कहाँ है डिस्क्राइब इन ए, अरे भाई किसको डिस्क्राइब कर रहे हो, चलो रोस्टर फॉर्म में, अच्छा रोस्टर फॉर्म में हम लोग रोस्टर फॉर्म वाला बता रहे हैं ना, रोस्टर फॉर्म, हाँ, ये देखो ये वाले ABC की बात करें, रोस्टर फॉर्म। सो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, 1, 2, 3, 4। अच्छा यहाँ देखो, इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें, उसके बाद B क्या है, हाँ यहाँ अगले पेज की बात कर रहे थे। बी आप में यहाँ पे बी, ये देखो बी ये है, बी आपका ये है, सी आपका ये है। तो ये आपके रोस्टर फॉर्म में लिखे गए थे। अगर इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42। ऐसे है बी क्या है, वाई सच दैट वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, एंड सी जेड इज सच दैट जेड इज ऑड नेचुरल नंबर। ओके ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 आता है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 0 इन द रोस्टर फॉर्म। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके 2 फैक्टर बनते हैं, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2। तो यहाँ से अगर हम x को 0 इक्वेट करेंगे तो x होगा 1, यहाँ से 2। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना होगा बच्चों, रोस्टर फॉर्म में आपको ये 2 ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे और ये 2 एलिमेंट लिख देने पड़ेंगे। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ आप लिखोगे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे लिखोगे। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, मान लो हम इसको लिख रहे हैं कोई सेट x, तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 है, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो हम x की वो वैल्यूज़ लिखें जिनका स्क्वायर 40 से कम हो। जैसे 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 40 से कम है। 5 का स्क्वायर क्या है, 5 × 5 = 25, 40 से कम है। तो हम ऐसे सारे x को लिखें जिनका स्क्वायर रूट 40 से कम है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखें रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अरे भाई दाएं ना जाओ बाएं जाओ।
तो आप ऐसे स्थिति में आप देखते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। सो इस तरह से रोस्टर फॉर्म में x के अंदर ये सारे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 है सेट ऑफ ए 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब 1 4 9 16 25 क्या है, दे ऑल आर द नेचुरल नंबर्स। तो आपने लिखा है कि ए इज सेट x कोई एलिमेंट सच दैट होता है x इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, सॉरी स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 और 5 इनका स्क्वायर, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 होंगे, तो उनके स्क्वायर है ये। इसी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर को लिखा है तो स्क्वायर को आप इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज द नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे ही देखो, इस बात को समझ गए ना, इस बात को समझ रहे हो अगर तो देखो 1 मिनट, ओके क्या दब गया, अरे बाप रे, पेंसिल। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये कहना है कि जैसे ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, इस तरह से है। तो आप क्यों ना कर सो कि n का स्क्वायर, x इज n का स्क्वायर, और जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इस तरह से आपने लिख दिया। ओके, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखो, राइट द सेट। अब ये सेट है 1/2, चलो 1/2 है, तो अब जब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से यहाँ 1 है, तो 1 में 1 ऐड करो 2 आ जाएगा। यहाँ 2 है, 2 में 1 करो 3 हो जाएगा, 3 है, 3 में 1 ऐड करो 4, 4 में 1 ऐड 5, 5 में 1 ऐड 6, 6 में 1 ऐड 7। ठीक है, इस तरह से है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर हमने n लिखा है तो नीचे n+1 आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है वी सी दैट ईच मेंबर इन द गिवन सेट हैज द न्यूमरेटर 1 लेस देन द डिनोमिनेटर, also the numerator begin from 1 and do not exceed 6, hence in the set builder form the given set is this। वही लिखा है मैंने ना कि न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर मतलब ये वाला ऊपर वाला टर्म, न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर से एक कम है। जैसे न्यूमरेटर 6 है, डिनोमिनेटर 7 है, 7 से एक कम 6 है, 6 से एक कम 5 है, 5 से एक कम 4 है, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और इस चीज को हमने इस फॉर्मूले से देख लिया है। तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू दिस वेयर n इज द नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू 6 से कम 1 से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो मतलब न्यूमरेटर हमेशा 6 से ज़्यादा नहीं गया और 1 से कम नहीं गया, तो n जो है एक नेचुरल नंबर है, न्यूमरेटर में है, और फिर n+1 डिनोमिनेटर में है, और इस तरह से रूल फॉलो कर रहा है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर चीज़ों को देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कॉम्पैक्टनेस हम कैसे ला सकते हैं, कॉम्पैक्टनेस हम कैसे इसके अंदर ला सकते हैं, ये आपका एक चर्चा आपको सोचना होगा। मैच ईच ऑफ सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब टू द रोस्टर फ्रॉम द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नाउ वी हैव एक तरफ हमारे पास रोस्टर फॉर्म में है, एक तरफ हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को किससे मैच करोगे? प्रिंसिपल आपका क्या है? प्रिंसिपल आपका रोस्टर फॉर्म है, और यहाँ पर ऐसे है x इज सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। बिल्कुल, यहाँ वो सारे लेटर हैं जो कि प्रिंसिपल वर्ड को बनाने में उपयोग हो सकते हैं। अब याद रखो, इनका क्रम कोई मायने नहीं रखता है रोस्टर फॉर्म में। आप ऐसे लिख सकते हो R P N C I L A, इस तरह का भी हम भर सकते हैं। अब ठीक है, उसे पहचानने में आपको यही दिक्कत हो जाती है। अगर ये दिक्कत हो जाएगी भैया इन सारे लेटर से स्पेलिंग कौन सी बनेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखो यहाँ पे मिला लो। देखो ये सारी स्पेलिंग ये मिलके बना रहे हैं सारे लेटर, तो ये इससे मैच कर गया। जीरो, ओके, जीरो क्या होगा? तो जीरो क्या होगा? पहला क्या है? x इज पॉजिटिव इंटीजर, x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड क्या लिखा, एंड डिवीजर ऑफ 18। नहीं, वो तो ये दिख रहा है, थर्ड वाला दिख रहा है मैच करता हुआ, थर्ड वाला मैच करता हुआ दिख रहा है। x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर -90। तो अगर आप इसको करोगे, एक पहले ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a-b, इस तरह से करोगे तो इसके दो रूट आएंगे, 3 और -3। तो यानी कि ये हो गया इसके साथ मैच।
तो अब बचा जीरो, जीरो इज व्हाट, x इज एन इंटीजर, x प्लस x इज 1। तो x एक ऐसा इंटीजर है, इज एन इंटीजर जिसमें ऐसा होता है कि x प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो भाई जीरो में ही 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, और जीरो जो होता है वो एक इंटीजर होता है। तो जैसे जीरो प्लस 1 2 3 4, जीरो माइनस 1 2 3 4, ये सब इंटीजर होते हैं, तो इस हिसाब से सब इंटीजर हो गए। तो इसका सोल्यूशन भी ऐसे दिया गया है, इसी तरह लॉजिक के थ्रू आपको दिया गया है। तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। इवन एक्सरसाइज हम लोग, ठीक है चलिए एक्सरसाइज कर लेंगे, देन वी विल गो टूवर्ड्स द मोर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, फर्दर जो डेफिनेशंस हैं उनकी तरफ हम लोग एक सीरीज फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।